आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जंतुओं के संरक्षण के उपाय। यानी हम किस प्रकार से जो है जंतुओं का जो है वो कंजर्वेशन कर पाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यदि हमें जीवित रहना है तो हमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों का जो है वो कंजर्वेशन या संरक्षण करना जरूरी है। ये बात भी हम जानते हैं कि मानव वन व वन्य जीवन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। ये एक दूसरे से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और फिर जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें से किसी एक का नष्ट होने का मतलब है कि दूसरी जो है जाति या जो दूसरी जो समष्टि है वो समाप्त होने वाली है या होने के पूरे पूरे संकेत ये माने जा सकते हैं। कि यदि हम ये मानते हैं कि अगर वन समाप्त हो रहे हैं तो वन्य जीव और मानव भी जो समाप्त होने के स्पष्ट संकेत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं एक अमेरिका के जो है मत्स्य तथा प्राणी सेवा के प्रमुख जो सदस्य हुए हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम। अमेरिका के मत्स्य तथा प्राणी सेवा के प्रमुख एक संस्था है ये, डॉक्टर जिरार्ड बटेंड। इन्होंने एक जो है अपनी जो बात बताई है वो ये बताई है कि विश्व में जो टोटल है, विश्व में कुल कशेरुकी जो प्राणी है उनमें से 10% भूत होती है, विलुप्ति के कगार पर है। तो ये एक बहुत कगार पर है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हम ये मान सकते हैं कि 10% जो है वो जातियां समाप्त होने के निकट है। हमें ये पता है कि 10% का मतलब कितना होता है। 10% का मतलब ये मानो कि यदि हमने 70 लाख प्रजातियां मानी है वैसे इसके अंदर पूरी सृष्टि के अंदर, तो उसका 10% काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी उतनी जातियां अभी हमें तक ज्ञात नहीं है। हमने एक अनुमान लगाया है, ज्ञात जो है जातियां उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। एक पुस्तक है आपके पास में जो आपने बार बार नाम सुना होगा, रेड डाटा बुक। ये जो है वो 1963 के अंदर जो है इसके बारे में जो है चर्चा की गई थी, या अपन यूँ कह सकते हैं शुरुआत की गई थी। उसमें ये बताया गया है कि लगभग 600 प्रजातियां जो है किसकी, जंतुओं की और पादपों की, वो इसके अंदर रेड डाटा बुक में यानी ये शामिल किया गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 10% हमने बहुत ज़्यादा बताई है, लेकिन यहाँ हम 600 प्रजातियों का ही नाम ले रहे हैं कि रेड डाटा बुक के अंदर। रेड डाटा बुक में वो पादप व जंतु जातियाँ शामिल होती है जो बिल्कुल या तो संकट होने के बिल्कुल कगार पर है या फिर उनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। तो उसको हम रेड डाटा बुक के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ 600 प्रजातियां बताई गई है। 600 प्रजातियां इसलिए बताई गई है कि बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन अभी तक हमने जिस प्रजातियों को खोजा है या जो प्रजातियां हमें ज्ञात है उन्हीं का तो हम नामकरण वहां कर सकते हैं। तो उसमें 600 प्रजातियां पादप व जंतुओं की काफी ज्यादा हो सकती है। इसमें से देखो चौंकाने वाले कुछ तथ्य हैं कि कुछ की संख्या तो क्या होती है, कुछ प्रजातियां तो ऐसी है जिनकी संख्या 100 से भी नीचे रह गई है। और 100 से नीचे रहने का मतलब वो जो जातियां जिस इन प्रजातियों के जंतु हैं उनकी संख्या काफी कम रह गई है, 100 से नीचे। और यहाँ देखो कुछ चौंकाने वाले तथ्य और भी है कि इसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनके जंतुओं की संख्या बहुत ही कम, यानी 10 से कम या 10 से ही रह गई है। तो इनका कंजर्वेशन जो है वो करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि टोटल विश्व के पेड़ और पादपों में से हम देखते हैं, देखो टोटल विश्व की अगर अपन बातचीत करते हैं, विश्व में पेड़ या पादप दोनों की अपन बातचीत कर लेते हैं। इसमें से देखो 25,000 तथा जो कशेरुकी के जो जंतु है, कशेरुकी के जंतु उनकी लगभग 9,000 जातियां आपने ये कह सकते हैं कि वो विलुप्ति के कगार के ऊपर है। जंतु 9,000 यहाँ ले लेते प्रजातियां
या हम संकटग्रस्त भी उनको कह सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि वो समाप्त होने के बिल्कुल नजदीक है। अब यहाँ अपन देखते हैं कि किस में, अगर हम विश्व में अगर बातचीत करें तो यहाँ अकेले भारत में, अगर अकेले भारत की अगर हम बातचीत करें, अकेले भारत में लगभग लगभग है 200 से अधिक जातियां, 200 से अधिक प्रजातियां नष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा होता है, और इनमें से बहुत सारी तो ऐसे भी है इनके अलावा जिनके बारे में हमने उनको खोजा भी नहीं, बेचारी पैदा हुई और पैदा होने के साथ साथ में समाप्त भी हो गई। और इसी में से अपन कह सकते हैं 200 लगभग समाप्त हो चुकी है जो ज्ञात है उनमें से, और लगभग 250 से अधिक इस कगार के ऊपर है, किसके कगार पर है, नष्ट होने के कगार पर है। अगर हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो भारत में से कुछ अपन प्रमुख जातियों की अगर अपन बातचीत करते हैं, देखो भारत में कुछ जो नाम दे रखे हैं, आपने कृष्ण साल का नाम सुना होगा, ब्लैक बुक जिसको अपन बोलते हैं कृष्ण साल, चिंकारा, सब नाम जानते हैं इनका, भेड़िया कुछ प्रजातियां, अनूप मार्ग ये हिरण की जाति, नीलगाय, बारहसिंगा, टाइगर जिसको हम बाघ कहेंगे, गेंडा, गिर सिंह है, मगर, सावर, बहुत सारी जातियां, हवासील नाम सुना होगा आपने, सारंग, दूसर बगुला एक, सफेद सरस, बटेर आदि की कुछ ऐसी जातियां हैं जो भारत के अंदर जो है बिल्कुल समाप्ति कगार पर, या हम यूं कह सकते हैं कि रेड डाटा बुक के अंदर जो है इसका नामकरण जो है वो लिखा हुआ है, या रेड डाटा बुक के अंदर जो है यह शामिल की गई है। अब यहाँ अपन इसमें से लिखते हैं या अपन चर्चा करते हैं, तो जैसे अमेरिका की अगर बातचीत करते हैं तो देखो अमेरिका और के जो है वो अमेरिका के अंदर दक्षिण पर्वतीय शेर, यात्री कबूतर जिसको पैसेंजर पिजन आपके नाम से जानते हैं, एक तोता है कैरोलिस तोता, इसके अलावा और भी कई ऐसे जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, अब इनका कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कौन से हो गए, विलुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सफेद पूंछ वाले प्रेरी, ये प्रेरी सफेद पूंछ के प्रेरी, प्रेरी का मतलब वही हो गया जो प्रेरी कुत्ता, हम ये मानते हैं कि जो स्लेज के ऊपर जो चलने वाले होते हैं, बर्फ के ऊपर जो चलने वाले थे, ये आजकल जो है वो दुर्लभ की श्रेणी के अंदर आ गए। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो इसमें से कुकुटसारस, घोंगा मछली, मूंछ, ग्रिजल भालू, केरीबू, कशिका, गज दंत चोंच वाला जो है कठफोड़वा, हवाई राजहंस आदि जो है ये बिल्कुल इनका अस्तित्व जो है खतरे में है, यानी बहुत कम हो गए। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं तो अफ्रीकी चीता, अफ्रीकी चीता, श्याम गेंडा, गेंडा, अफ्रीकी शेर, गोरिल्ला, रूसी जो धुरों के अंदर जो बर्फ के अंदर पाते हैं रूसी,
ध्रुवीय भालू, साइबेरियन सारस जो पहले अपने यहाँ खूब आया करते थे लेकिन आजकल नहीं आते हैं। पहले अपने भरतपुर में जो घना पक्षी विहार है यहाँ पर बहुत सारे जो है ये साइबेरिया सारस आया करते थे लेकिन आजकल ना नहीं आ रहे। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इनका अस्तित्व जो है वो काफ़ी खतरे के अंदर। अब यहाँ अगर अपन चर्चा करते हैं कि इनके संरक्षण किस प्रकार से किया जाए या इनके संरक्षण का क्या उपाय है, तो संरक्षण के लिए देखो हम सामान्य रूप से दो विधियाँ तो यहाँ अपना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे संरक्षण की विधियाँ या संरक्षण के उपाय। क्या उपाय किया जाए इनको सुरक्षित रखने के लिए, तो दो प्रकार से अपन कर सकते हैं। पहला प्रकार, हालांकि बहुत सारे प्रकार, लेकिन पहला प्रकार अगर यहाँ अपन देखते हैं तो हम क्या करें कि ज़्यादातर जो आजकल ये समाप्त हो रहे हैं वो शिकार के कारण से हो रहे हैं, आखेट के कारण। तो शिकार या फिर आखेट पर प्रतिबंध, आखेट पर प्रतिबंध अगर लगा दिया जाए तो काफ़ी जो है संख्या इनको हम बचा सकते हैं। वास्तव में यही तरीका भी अपनाया भी जाएगा। इसके अलावा पेड़ जो पौधे हैं, पेड़ पौधों का व्यापार जो है वो कंट्रोल में किया जाए, व्यापार पर नियंत्रण, यानी सरकारी देख रेख के अंदर यदि हम इसका वो करेंगे, कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो है इनका हम कंजर्वेशन कर पाएंगे। तो ये आपके पास में ए वाला पॉइंट हो गया। बी वाले पॉइंट की अगर अपन बातचीत करते हैं तो इसमें देखो कुछ जो हमने तय मापदंड कर रखे हैं, यानी बहुत सारे हमने पक्षी अभ्यारण्य, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं सेंचुरीज बोलते हैं, जैसे सरिस्का के अंदर है, तो जो अलवर के अंदर ये इसी प्रकार का आ जाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं दो जैसे इसके अंदर है अन्य प्रकार के वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है। जैसे ये आपके पास रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, या हम यूँ कह सकते हैं जैसे बहुत सारे हमने जो है वो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को अपन कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान, ये हमने जो है गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। और तीसरा वो ये दोनों लगभग लगभग मिलते जुलते होते हैं, इनको बाद में जो है वो इस प्रकार का जो है वो नामकरण दे दिया जाता है। अगर बड़े हो जाते हैं या कहीं पे संरक्षित हो जाते हैं तो उनको फिर ये आपके पास नेशनल पार्क का नाम दे दिया। जैसे राजस्थान के अंदर अभी पहले दो थे, अब 4 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो चुके। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और थर्ड पॉइंट इसका जो है आपके पास में जीव मंडल रिजर्व, तो ये भी राजस्थान के अंदर जो है पहले 7 थे, अब बढ़ गए हैं इसके। तो इनमें से कुछ का अगर अपन नाम लेना चाहें तो देखो उत्तराखंड, सॉरी भारत की अगर अपन बातचीत करते हैं इसमें, तो जैसे उत्तराखंड का धार है, मन्नार की खड़ी है, ठीक है, उत्तरी अंडमान है, कांजीरंगा है, मानस है, कान्हा है। तो इस प्रकार के सारे जो है वो रिजर्व जीव मंडल के अंदर ही आते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है वो जीव के संरक्षण हेतु हम कौन कौन से जो है वो तरीके अपनाते हैं, तो ये देखो अन्य के अंदर यदि हम देखना चाहें तो जीव संरक्षण हेतु यदि हम देखते हैं, सबसे पहले देखो हमने प्राणी आनुवंशिक संपदा यानी राष्ट्रीय ब्यूरो, ये कुछ संस्थान है जो इस क्षेत्र के अंदर जो कार्य कर रहे हैं। ये कहाँ पर है आपके पास में, हिसार, हिसार आपके कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। तो प्राणी आनुवंशिक संपदा या राष्ट्रीय ब्यूरो ये है आपके पास हरियाणा में। इसके अलावा हम देख सकते हैं मछलियों के लिए भी, मछलियों के लिए या मछलियाँ आनुवंशिक संपदा, ये राष्ट्रीय ब्यूरो ये आपके पास में इलाहाबाद जो कहाँ पर है अपने ये कह सकते हैं हरियाणा, और ये आपके पास में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा वनस्पति के लिए भी जो है वो आपके पास में संस्थान बना रखा है जो नई दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर है आपके पास में पुसा इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर, यानी ये इस जो पुसा इंस्टीट्यूट कैंपस है इसी के अंदर जो है वो ये राष्ट्रीय ब्यूरो है नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। अब यदि हम आगे इसके बारे में चर्चा करें कि वन्य प्राणी प्रबंधन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं या किस उद्देश्य के लिए अपन यह कर सकते हैं, तो
उद्देश्य एक ही होता है कि किसी न किसी प्रकार से या कैसे भी हो इनकी जो हम संरक्षण या इनका कंजर्वेशन हम यहाँ पर कर पाए। तो इसमें वन्य प्राणियों की वांछित समष्टि उत्पन्न करने के लिए, समष्टि का मतलब ये होता है इनकी एक जातीय या प्रजाति उत्पन्न करने के लिए, तो प्रमुख हम यहाँ लिख सकते हैं प्रमुख उद्देश्य। तो शॉर्ट में अपन ये देख सकते हैं, पहला उद्देश्य हो सकता है कि वांछित, वांछित का मतलब जो हमें चाहिए, वांछित समष्टि उत्पन्न करने की कला, वन्य प्राणी प्रबंध कहलाती है। यानी पहले तो सबसे पहले इसकी परिभाषा होगी कि आपके पास में कि ये वन्य प्राणी प्रबंध, यानी प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट ही होता है। तो वन्य प्राणियों को वांछित, जो भी हम ये लिख सकते हैं, वन्य प्राणियों को वांछित समष्टि उत्पन्न करने की कला जो है वो वन्य प्राणी प्रबंध कहलाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये हो सकता है सबसे पहले तो आखेट जातियों का उत्पादन तथा सस्य, सस्य का मतलब होता है उनका उत्पादन करना। तो यहां देख सकते हैं, देखो उद्देश्य के अंदर आखेट जातियों का उत्पादन अधिक से अधिक तथा सस्य। सेकंड में अगर अपन ये बातचीत करें तो आखेट जातियों का जो उत्पादन ये का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब है उनको सुरक्षित रखना। और तीसरा अपन ये कह सकते हैं इसके अंदर कि फसलों, वनों, चारागाहों, पशुओं और मानव दोनों आ जाते, पशुओं या ओब्लिक मानव जीवन को वन्य प्राणियों द्वारा होने वाली नुकसान नियंत्रण, नुकसान का नियंत्रण, यानी इसका है कि हम फसल है, वन है या चारागाह, पशुओं या मानव जीवन को वन्य प्राणी द्वारा जो भी नुकसान होते हैं उनका जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो इस प्रकार से ये प्रमुख उद्देश्य हो गए। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि वन्य प्राणियों का के जो परिरक्षण के उपाय क्या, किस किस प्रकार से करें। मूल जो पॉइंट अपने पास यही है। तो देखो हेडिंग इसकी ये हो जाएगी, वन्य प्राणियों के परिरक्षण यानी सुरक्षित रखने के उपाय। इसमें यदि हम एक एक लेना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं आपके पास में प्रतिबंधित आखेट, जो अपन ने ऊपर पॉइंट लिया था, प्रतिबंधित आखेट। आखेट का मतलब जो होता है वो शिकार करना होता है, यानी शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। किस तरह से? कानूनी प्रतिबंध। तो सीधी सी बात है कि यहाँ हम लिख दें शॉर्ट में, शिकार पर कानूनी प्रतिबंध व नियंत्रण। और आजकल जो सबसे ज़्यादा यही विधि अपनाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि वन्य प्राणियों का जो है वो शिकार जो है बिल्कुल रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये तो आपके पास में पहला हो गया। इसके बाद में सेकंड अपन ये देख सकते हैं इसके अंदर कृत्रिम संग्रहण। कृत्रिम संग्रहण का मतलब, संग्रहण का मतलब इकट्ठा होना होता है। तो हम इसमें ये बातचीत कर सकते हैं कि जिस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा हो उसका कृत्रिम संश्लेषण, यानी शॉर्ट में विलुप्त होने वाली प्रजाति का कृत्रिम रूप से, कृत्रिम का मतलब ये होता है कि वहां से हटाकर किसी प्रयोगशाला में या कोई क्षेत्र जो है वो संरक्षित करके, तो विलुप्त होने वाली प्रजाति का संरक्षण किया जाए, संग्रहित करके जो वो संरक्षण किया जाए। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये इसके जो है वो तरीका हो सकता है जिसकी वजह से जो है हम इनका कृत्रिम संग्रहण कर सकते हो। और इसके अंदर ऐसे जंतुओं को किसी हम नए क्षेत्र में क्या करते हैं, पूर्व स्थापन। पूर्व स्थापन का मतलब होता है यानी नए क्षेत्र में पूर्व स्थापन, यानी वहां करने का मतलब है वहां से हटा करके और किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसका पालन करना जो है वो आपके पास में ये पूर्व स्थापन कहलाता है। इसके बाद में आपके पास में थर्ड पॉइंट जो आपके पास में आ रहा है, ये पॉइंट है आवास स्थल का सुधार, यानी स्थल का सुधार, यानी जिस स्थल पर जंतु रह रहे हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन स्थानों को जो है वो
संरक्षित रखा जाए या उनको सुधार किया जाए। इसके लिए जो आवास स्थलों का जो है वो निर्माण किया जाए, जैसे हमने नेशनल पार्क और सेंचुरी जो बना रखी है। इसके अलावा जो है उनका अनुरक्षण किया जाए और पर्याप्त भोजन, आवास, जल और अन्य जो आचरण जैसे जनन जैसी सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो सके। तो अपन ये देख सकते हैं कि आवासों का निर्माण, शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं आवासों का निर्माण, सुरक्षित आवासों का निर्माण व अनुरक्षण। तो ये मुख्य रूप से हो गया। और यहाँ पर क्या किया जाए, जहाँ पर उनको देखो भोजन आराम से मिल पाए, यानी आवास आसानी से मिल पाए, आराम से रह जाए, जल वगैरह उसी में आ जाता है आपके पास में। इसके अलावा जनन के लिए अन्य जंतु भी यहाँ पर मिल पाए। ये सारे अपन ये पॉइंट ये मान सकते हैं कि इस आवास स्थल के अंदर जो है वो पर्याप्त मात्रा में यदि उनको मिल रहे हैं तो ये इसी पॉइंट के अंदर आएंगे। और इसके लिए देखो एक जो संस्था की स्थापना की गई है जिसको अपन बोलते हैं WWF, यानी इसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये एक फंड बनाया गया है जो विश्व वन्य प्राणी कोष का के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया। और ये जो है वो लगभग सभी जगह इस कंजर्वेशन के लिए जो अपना ध्यान रखता है और कुछ जो है वो योजनाएं प्रदान करता है। इसके अलावा और कौन कौन से प्रयास किए गए हैं तो आपको पता है कि अन्य प्रयासों में हम देखते हैं कि हर साल पूरे विश्व के अंदर है वो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको ध्यान में होना चाहिए, एक सप्ताह पूरा 1 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह ये सारे यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये जो है हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर जागरूकता सेमिनार भी हम करते हैं, जागरूकता सेमिनार बार बार हम आयोजित करते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं तो भी आपसे चर्चा करते हैं तो यही कहा जाता है कि भाई इनका कंजर्वेशन हमें करना चाहिए, कैसे सुरक्षित इसका रखना चाहिए। कौन नहीं जानता है विश्नोई समाज का योगदान, समाज का योगदान, यानी विश्नोई समाज जो है न खुद शिकार करता न करने देता है। और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप सलमान खान वाली जो कहानी पढ़ सकते हो कि सलमान खान को किन किन समस्या से गुजरना पड़ा और आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि एक छोटे से ही चिंकारा या हिरण का जो है वो शिकार किया था। इसके अलावा और कौन कौन से प्रयास जो है वो सराहनीय हो सकते हैं। तो सराहनीय प्रयासों के अंदर यदि हम देखते हैं तो देखो एक कानून बनाया गया है जिसको अपन बोलते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। ये पहले कोई कानून नहीं था, वन्य जीव या प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972। इससे पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन इसके बाद में ये कानून बनाया गया है। इसके अलावा वन्य प्राणियों से संबंधित शोध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी कोई अगर इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इसको प्रोत्साहन किया जाता है। तो शोध को प्रोत्साहन ये किया जा रहा है। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा 1973 में मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम जारी किया गया। मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और यदि कौन कौन से हम ये देख सकते हैं, अच्छा इसी में अपन ये देख सकते हैं कि इसके अंदर है सामान्यतः लगभग 65 राष्ट्रों द्वारा 243 से अधिक जीवमंडलों की स्थापना की गई है। अब तो ये और भी ज्यादा हो गए, लेकिन अपन ये बात सकते हैं। अब जीवमंडल की अगर अपन देखते हैं, जैसे अपन ने देखा कि वहां हमने जीवमंडलों की संख्या है वो 7 बताई थी, लेकिन अब जो है वो जीवमंडल कितने हो गए भारत के अंदर, हम यहाँ देख लेते हैं 13 हो गए। यदि हम ये देख सकते हैं तो कितने हो गए, 13 हो गए। इनका नाम भी हम आगे चर्चा करेंगे तो वहां आएगा। अब हम देखते हैं कि भारत में कितने अभयारण्य यानी सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क है। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं, देखो भारत में ये यहाँ पर लिख लेते हैं जून 1992 का ये रिकॉर्ड है। तब तक है 416 सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य की स्थापना जो है वो की गई थी। और हम ये देखते हैं कि 13 नेशनल पार्क है, सॉरी 73
नेशनल पार्क, जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान के अंदर जो है अभी अपन ने बात की थी कि 25 तो अभ्यारण्य है राजस्थान में, 25 सेंचुरीज है। और इसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं कि 4 चर्चा अपन ने की थी, 4 जो है वो नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं अभी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे सरिस्का में आ गया आपके पास में, सरिस्का के अलावा जो है वो रणथंभौर आ गया, और 2 और, यानी पहले 2 ही थे अब 2 और कर दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो राजस्थान के अंदर 4 नेशनल पार्क है हो गए हैं। अब कौन कौन से जो परियोजनाएं की गई है अच्छा, इसमें एक चीज अपन ये और भी लिख सकते हैं कि 32 ऐसे क्षेत्र है जिनको शिकार निषेध क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। तो ये भी राजस्थान के अंदर ही है। अभी हम देखते हैं एक एक कुछ प्रोजेक्ट की अपन बातचीत कर लेते हैं। सबसे जो ज्यादा प्रोजेक्ट जो चलने वाला है, ये अपन देख रहे हैं चर्चा के अंदर जो रहता है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। पहला है टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट, यानी बाघ परियोजना। और कहाँ आपको पता होना चाहिए, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। आपके पास में कहाँ ये परियोजना, रणथंभौर। बहुत बार आता है यहाँ पर जो है वो बाघों को जो है वो खुले रूप से विचरण करते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। वही किसके द्वारा, WFF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो है, WWF द्वारा। और साथ में इसका सहयोग किसका रहा है, IUCN स्थापना की गई थी। हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें अगर हम पुराने इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, ये क्यों करना पड़ा, तो देखो एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि शताब्दी के शुरुआत में लगभग 40,000 बाघ थे, जो 1972 के अंदर घटकर कितने रह गए, केवल 1827 रह गए। तो इतनी संख्या जब घट रही है तो इसका मतलब इनकी स्थापना करनी बहुत जरूरी थी, इनका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी था। लेकिन हम ये देखते हैं कि फिर 1976 के अंदर इनकी संख्या बढ़ करके है वो 3050 तक रह गई थी। इतने जो है वो कुछ बढ़े भी है, हालांकि अब वापस कम होने लगे, क्योंकि इतना कंजर्वेशन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, जैसे जनन में हो सकता है या उनके प्राकृतिक आवास में दिक्कतें हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ इनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि 1973-74 की अगर अपन बातचीत करें तो 9 राज्यों में कुल है 9 बाघ स्थल की स्थापना की, जैसे इसका टोटल क्षेत्रफल 13,017 वर्ग किलोमीटर का जो है माना गया था, इसकी स्थापना की गई थी। इसमें से राजस्थान में कितने बताए आपके पास में, बाघ स्थल वाले 2 है, एक तो सरिस्का और एक कौन सा है आपके पास में, रणथंभौर। यानी बाघ बाघ के लिए जो बाकी जो 2 नेशनल पार्क है वो अन्य के लिए, लेकिन बाघ के लिए कौन कौन से हैं, 2 है। एक तो आपके पास में सरिस्का, सरिस्का इसको पक्षियों के लिए भी माना जाता है, तो ये आपके पास में कहाँ है, अलवर में है। और दूसरा आपके पास में कहाँ है, अभी अपने बताया था रणथंभौर के अंदर, यह सवाई माधोपुर में। यहाँ हम नेशनल पार्क की अगर बातचीत करते हैं तो सर्वाधिक जो अभ्यारण्य व नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो सर्वाधिक नेशनल पार्क व सेंचुरीज ये कहाँ पर है, आपके पास में मध्य प्रदेश में टोटल 26 अभ्यारण्य है। इनमें से अब यदि हम राजस्थान वालों की बातचीत करें कि राजस्थान के अंदर जो है नेशनल पार्क कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपने पढ़ा है टाइगर प्रोजेक्ट, अपने पढ़ लिया। सेकंड वाला यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो वो कौन सा है, सरिस्का बाघ संरक्षण क्षेत्र, ये आपके पास में कहाँ बताया था, सरिस्का, तो नाम सरिस्का में अलवर। इसके अलावा थर्ड का जो नाम आता है वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके पास में क्या है, केवलादेव है भरतपुर के अंदर। इसके अलावा फोर्थ में यदि अपन देखते हैं आपके पास में मरू राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर।
तो ये आपके पास में एक ऊपर वाला और तीन ये तो आपके पास में हो गए नेशनल पार्क। और इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि इसी के लिए आपके पास में गिर सी है, ये यहाँ राजस्थान में नहीं है। अभयारण्य योजना सेंचुरीज है, ये शेर के लिए ही है। ये गुजरात के जो गिर वन है या गिर वनों तक जो है वो सीमित है, और ये सामान्य रूप से जो है वो एशियाई शेर के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। और ये एशियाई शेरों के लिए आपके पास में जो गिर अभयारण्य जो योजना है वो एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक स्थल बचा है। इसके अलावा और कहीं भी जो है एशियाई शेर जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखते हैं फिर नेक्स्ट के अंदर जो है, अब जैसे भारतवर्ष में अपन बातचीत कर लेते हैं, तो देखो हिमालय कस्तूरी परियोजना, जैसा कि आपको नाम से पता है कि उत्तर प्रदेश के केदारनाथ प्रदेश के केदारनाथ अभयारण्य में है। और ये हिमालय में पाई जाने वाली जो मृग है या हिरण है, तो उससे क्या है, उसके पिट्यूटरी ग्रंथि से विशेष प्रकार की एक गंध निकलती है जिसको हम कस्तूरी कहते हैं। तो इस कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जो है ये परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट के यदि अपन बातचीत करते हैं यहाँ पर, तो देखो मगर परियोजना, अब थोड़ा अपन फास्टली इसको ले लेते हैं शॉर्ट के अंदर। 5 नंबर पे आपके पास में आ जाएगा मगर प्रजनन परियोजना, जो आपके पास में 1975 में शुरू की गई। तो सामान्य रूप से पहले उड़ीसा के अंदर, लेकिन अब जो है इसको विस्तार करके केरल, महाराष्ट्र है, अंडमान निकोबार द्वीप है या बिहार है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान, यहाँ तक जो है इसका विस्तार कर दिया गया। अलग अलग जगह पर ये कर दिया गया। अपने राजस्थान के अंदर भी जो है इस प्रकार की परियोजना शुरू की गई है। इसके बाद में हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये परियोजना जो शुरू की गई थी ना, ये सबसे हम बातचीत करते हैं भारत सरकार का एक संयुक्त प्रोजेक्ट था, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, जिसको अपन INDP जो है वो इंडियन इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से ये जाना जाता है, संयुक्त प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो 3 प्रजातियों को मुख्य रूप से, एक तो आपके पास में घड़ियाल, दूसरा आपके पास में मगर, और एक तीसरा भी जो है वो मगर है लेकिन अन्य प्रजाति, हम ये कह सकते हैं खारे पानी में पाई जाने वाली मगरमच्छ के प्रजनन हेतु ये परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट अपन यहाँ देखते हैं 6 नंबर पर हाथी परियोजना, जो 1991-92 के अंदर जो शुरू की गई थी। हाथियों को संरक्षण देने का नाम है, तो नाम से स्पष्ट हाथियों को संरक्षण देने के लिए, क्योंकि एक समय में क्या है, हाथियों की संख्या घटकर केवल 1500 तक रह गई थी। तब इनका जो है कंजर्वेशन करना जरूरी था, उनकी संख्या बढ़ानी जरूरी थी। तो इस हाथी परियोजना के अंतर्गत जो है इनकी संख्या काफ़ी बढ़ाई गई है। शॉर्ट में हम और चीज़ देख लेते हैं, जैसे एक है आपके पास में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपके पास में MP में। बहुत सारे, लेकिन कुछ के नाम अपन देख लेते हैं। 1955 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो माधव, ये MP वालों को हम देख रहे हैं यहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी MP में ही है। 1958 में इसकी स्थापना। एक और देख लेते हैं अपन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है, MP के हैं अंदर, उमरिया नामक स्थान पर है। ये भी 1968 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो अपन ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे परियोजनाएं हैं जो इनके संरक्षण के लिए जो है वो प्राप्त की जा रही है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से अभ्यारण्य हो सकते हैं, तो हम तुरंत इनको जल्दी में थोड़ा देख लेते हैं। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के अभ्यारण्य सेंचुरीज कौन कौन सी है राजस्थान के अंदर, तो सेंचुरीज के अंदर अपन देखते हैं, तो देख सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं
जो है बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके पास में कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये है। इसके बाद में दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य, ये कोटा। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य राजसमंद, यहाँ से जो है आपके कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके पास में है प्रतापगढ़, पहले राजसमंद में, आप प्रतापगढ़ के अंदर ही है क्योंकि अलग हो गया उससे। ताल छापर, ये आपको पता है आपके यहाँ चूरू के अंदर है। फिर है टाटगढ़, टाटगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके पास में अजमेर में है। अजमेर के बाद में यदि हम देखते हैं बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके पास है भरतपुर। कैला देवी राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय जो अभयारण्य है, ये आपके पास में सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर में एक नेशनल पार्क भी हो गया ना, और एक सेंचुरी। कैला देवी के बाद में आपके पास नाहरगढ़ अजमेर, सॉरी जयपुर, नाहरगढ़, ये आपके पास में जयपुर में। नाहरगढ़ के बाद में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके पास दो डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर उदयपुर व पाली दोनों में संयुक्त रूप से मिलाकर के एक आपके पास है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके पास में है धौलपुर में। अब हम ये देखते हैं कि कुछ संस्थाओं के द्वारा क्या आंकलन प्रस्तुत किया जा रहा है या क्या संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है। तो एक संभावना हम देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक संगठन है जिसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन, अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो FAO, के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि प्रतिवर्ष अगर ऐसा चलता रहा तो प्रतिवर्ष 6000 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा होता है, जंगल समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा ही होता रहा तो 50 वर्षों बाद में जंगल पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि अब भी जंगल हमारे पास में जो है वो राष्ट्रीय नीति की अपेक्षा काफ़ी कम है, क्योंकि राष्ट्रीय नीति के अंदर 22% जंगल होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो जंगल 10% से भी कम है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हम पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को नहीं बचा पाएंगे। तो इनका कंजर्वेशन करना हमारी जो है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है हमें खुद को जिंदा रहने के लिए। एक ये अपन देख सकते हैं, एक टाइगर मैन के नाम से किसको जाना है, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में हमने बातचीत की है, टाइगर मैन। तो टाइगर मैन का जो खिताब जो दिया गया है वो एक कैलाश सांकला, क्योंकि उन्होंने जो है इस टाइगर प्रोजेक्ट के लिए और शेरों के जो है वो कंजर्वेशन के लिए बहुत अधिक कार्य किया था। कैलाश सांकला को जो है वो टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक संक्षिप्त में कुछ जानकारी थी कि हमें जीव जंतुओं का किस प्रकार से जो है कंजर्वेशन करना चाहिए। धन्यवाद।